कहते हैं कि किसी इंसान को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर से डर ही खत्म हो जाए, क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हमेशा अपनी औकात में रखता है। जिस इंसान के अंदर डर नहीं होता है उसे गलत कदम उठाने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से दो लोग हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन असलियत जब लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद हर व्यक्ति सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है प्रयागराज, जिसे कभी इलाहाबाद के भी नाम से जाना जाता था। प्रयागराज के अंतर्गत ही एक थाना आता है नैनी। बात कर रहा हूं मैं 26 जनवरी 2017 की सुबह के 7 बजे के आसपास। नैनी थाने के तमाम अधिकारी गणतंत्र दिवस पर झंडा तोलन की तैयारी कर रहे थे। तभी सुबह के 7 बजे के आसपास एक व्यक्ति थाने पहुंचता है और कांस्टेबल से कहता है कि साहब, मेरा नाम इंद्र कुमार साहू है और मैं गरीबदास कॉलोनी का रहने वाला हूं। दरअसल मुझे बड़े साहब से कुछ बात करनी है। इंद्र कुमार जैसे इस तरह की बात कहता है तो नैनी थाने के इंस्पेक्टर अवधेश प्रताप सिंह उसकी बात सुन लेते हैं। इंस्पेक्टर इंद्र कुमार के पास जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि बताओ क्या बात करनी है। इंद्र कुमार कहता है कि साहब, मैंने अपनी पत्नी गीता की हत्या कर दिया है और साथ ही साथ एक और व्यक्ति की हत्या कर दिया है और दोनों की डेड बॉडी मेरे ही घर में पड़ा हुआ है। इंद्र कुमार जैसे इस तरह की बातें कहता है, उसकी बातें जब वहाँ पे मौजूद तमाम अधिकारी सुनते हैं, सुनकर अजीब नज़रों से उसके तरफ देखने लगते हैं। इंद्र कुमार, जो देखने में बेहद ही दुबला पतला, आंखें उसकी बिल्कुल लाल लाल सी, देखने में ही लग रहा था कि इंद्र कुमार पूरी रात नहीं सोया हुआ है। इंस्पेक्टर अवधेश कुमार तुरंत ही इस बात की जानकारी सीओ अलका भटनागर को देते हैं। अलका भटनागर भी तुरंत थाने पहुंचती है और अपने कुछ अधिकारियों के साथ गाड़ी में इंद्र कुमार को बिठाकर उसके घर के लिए रवाना हो जाती है। जैसे ही उसके गांव में पहुंचती है, इंद्र कुमार तमाम पुलिस वालों को लेकर अपने घर के एक कमरे में जाता है। पुलिस जैसे ही उस कमरे के अंदर एंट्री करती है तो देखती है कि वाकई में कमरे के अंदर एक महिला की डेड बॉडी पड़ी है, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास थी। लेकिन उस महिला की डेड बॉडी पे कोई घाव का निशान नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके गले पे एक निशान साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देख करके लग रहा था कि उसकी गला दबा करके हत्या की गई है। इंद्र कुमार पुलिस वालों को लेकर अपने बगल के कमरे में भी जाता है। पुलिस जब बगल के कमरे में जाती है तो देखती है कि बगल के कमरे में भी एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा है, जिसकी उम्र लगभग 23 से 24 साल के आसपास थी। पुलिस इंद्र कुमार से पूछती है कि ये व्यक्ति कौन है और इसका नाम क्या है। इंद्र कुमार कहता है कि साहब, इसका नाम रितेश सोनी है, जो मेरे ही गांव का रहने वाला बनारसी लाल सोनी का बेटा है। लेकिन पुलिस जब इंद्र कुमार के गांव में जाती है तब गांव वालों को मालूम चलता है कि इंद्र कुमार ने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया है। रितेश के माता पिता को जब मालूम चलता है कि उसके बेटे की इंद्र कुमार ने हत्या कर दिया है, उसके माता पिता रोते बिलखते इंद्र कुमार के घर पे पहुंचते हैं। पुलिस सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही साथ इंद्र कुमार को अपनी गाड़ी में बिठाकर थाने लेकर आ जाती है। और फिर थाने में आने के बाद पुलिस इंद्र कुमार से दोनों की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन इंद्र कुमार जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है, लोगों को जब मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर व्यक्ति सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। इंद्र कुमार, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास है। इंद्र कुमार की पत्नी का नाम गीता साहू, गीता जिसकी उम्र लगभग 32 से 33 साल के आसपास है। इंद्र कुमार के टोटल 4 बच्चे, जिसमें 3 बेटी हैं और एक छोटा बेटा। इंद्र कुमार अपना जीवन यापन करने के लिए अपने ही घर में एक किराना का दुकान खोल रखा है। दुकान भी ठीक ठाक चलता है, दुकान से अच्छा खासा पैसा भी कमाता है और अपने परिवार के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। इंद्र कुमार अपने दुकान के सामान लाने के लिए अक्सर इलाहाबाद जाता है, लेकिन जब भी इलाहाबाद में सामान लाने के लिए जाता है उस वक्त उसकी पत्नी दुकान पर बैठ जाती है और गीता ही दुकान चलाती है। इंद्र कुमार के ही गांव का रहने वाला रितेश सोनी, रितेश जिसकी उम्र है लगभग 23 से 24 साल के आसपास। रितेश, जो कि गुटखा और सिगरेट का आदी होता है, अक्सर इंद्र कुमार के दुकान पर जाता है और वहीं से गुटखा और सिगरेट लेता है। लेकिन रितेश जब इंद्र कुमार के दुकान पर जाता है तो उसकी पत्नी से हंसी मजाक भी करता है, क्योंकि गीता रितेश के रिश्ते में भाभी लगती है। रितेश इंद्र कुमार के सामने ही उसकी पत्नी से हंसी मजाक करता है,
लेकिन इंद्र कुमार उसकी बातों को थोड़ा सा भी बुरा नहीं मानता है, क्योंकि इंद्र कुमार बेहद ही सीधा साधा इंसान है। इंद्र कुमार को लगता है कि रितेश रिश्ते की वजह से ही हंसी मजाक करता है, लेकिन रितेश जब गीता की खूबसूरती को देखता है तो उसकी खूबसूरती देख करके रितेश की कहीं ना कहीं नीयत खराब हो जाती है और अक्सर अब गीता के दुकान पे जाता है। लेकिन रितेश गीता के दुकान पे तभी जाता है जब इंद्र कुमार अपनी दुकान की सामान लाने के लिए प्रयागराज चला जाता है। उस वक्त उसकी पत्नी ही दुकान पे होती है। उस वक्त रितेश दुकान पे जाता है और गीता से घंटों देर तक बातचीत करता है। बातचीत ही नहीं करता है बल्कि काफ़ी हद तक हंसी मजाक करता है। रितेश जब इस तरह की हंसी मजाक गीता से करता है तो उसकी बातें सुन करके गीता को भी समझने में देर नहीं लगता है कि रितेश चाहता क्या है। दरअसल गीता भी अपने पति को कुछ खास नहीं चाहती है, क्योंकि उसका पति देखने में बेहद ही दुबला पतला है, जबकि रितेश 24 साल का हट्टा कट्टा जवान है और कुंवारा है। गीता जब देखती है कि रितेश उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, गीता भी अपने आप को नहीं रोक पाती है और आखिरकार एक दिन रितेश जब दुकान पे जाता है, अपनी दिल की बात गीता से कह ही देता है। रितेश जब अपनी दिल की बात गीता से कहता है तो गीता भी उसे इनकार नहीं करती है और उसके बाद से गीता और रितेश के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। जैसे ही दोनों के बीच में लव अफेयर शुरू होता है, एक दिन गीता के घर में ही रितेश के साथ में उसका संबंध बन जाता है। जब पहली बार दोनों के बीच में संबंध बनता है, उसके बाद से यह सिलसिला कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन इस बात की जानकारी गीता के पति इंद्र कुमार को कभी नहीं मालूम चलता है और देखते ही देखते लगभग 3 साल का समय गुजर जाता है। लेकिन इन 3 सालों में गांव वालों को कहीं ना कहीं रितेश के ऊपर शक हो जाता है। गांव वाले एक दिन इंद्र कुमार से रितेश और उसकी पत्नी गीता को लेकर के बातें कहते हैं, लेकिन इंद्र कुमार अपनी पत्नी पे इस कदर से भरोसा करता है कि गांव वालों के बातों पे यकीन ही नहीं करता है। इंद्र कुमार सोचता है कि उसकी पत्नी उसे कभी धोखा नहीं दे सकती है और आखिरकार यूं ही समय गुजरना शुरू होता है। एक दिन रितेश जब गीता के घर में उसके साथ संबंध बना रहा था कि इंद्र कुमार दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। इंद्र कुमार जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, रितेश वहां से भाग खड़ा होता है, लेकिन इंद्र कुमार अपनी पत्नी गीता के साथ मार पिटाई और न ही झगड़ा फसाद करता है, बल्कि अपनी पत्नी को बड़े ही प्यार से समझाता है और कहता है कि जो तुमने गलती कर दी है, ध्यान रहे आइंदा से दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद से गीता रितेश से मिलना जुलना बंद कर देती है। इधर इंद्र कुमार को भी लगता है कि शायद उसकी पत्नी अब सब कुछ भूल चुकी है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा और वक्त गुजरता है, गीता रितेश से फिर से मिलना जुलना शुरू कर देती है। लेकिन गीता जब रितेश से दोबारा मिलना जुलना शुरू करती है, काफ़ी एहतियात बरतती है। जब उसका पति घर पे नहीं होता है तभी रितेश को अपने घर पे बुलाती है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान जब कर्म करता है तो एक ना एक दिन उसका उजागर जरूर होता है। एक दिन रितेश जब गीता के घर पे जाता है, फिर से उसके साथ में जब संबंध बनाता है, उस दिन भी इंद्र कुमार उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। लेकिन उस दिन इंद्र कुमार अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा ही नहीं करता है, बल्कि बुरी तरीके से पिटाई भी करता है। लेकिन अपनी पत्नी के ऊपर जब दबाव डालना शुरू करता है तो गीता के ऊपर उल्टा रिएक्शन कर जाता है। गीता भी सोचने लगती है कि जब उसके पति को सारी सच्चाई मालूम चल ही चुका है तो फिर उसे डरना क्या। गीता भी अपनी पति की एक बात नहीं सुनती है और फिर अपने पति के सामने ही रितेश को अपने घर पे बुलाने लगती है और फिर इंद्र कुमार के सामने ही ये सारा खेल शुरू हो जाता है। गीता अक्सर रितेश को अपने घर पे बुलाती है। उस वक्त चाहे उसका पति घर पे हो या फिर ना हो, गीता को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एक दिन इंद्र कुमार अपनी पत्नी को अपने बच्चों का वास्ता देते हुए समझाता है कि जिस राह पे तुम चल पड़ी हो उससे हमारे बच्चों का आने वाला भविष्य भी खराब हो सकता है। बेहतर है कि अभी भी वक्त है, तुम अपने आप को रोक लो। लेकिन गीता रितेश के प्यार में इस कदर से पागल हो चुकी थी कि उसके पति इंद्र कुमार की एक भी बात है उसके कानों तक पहुंचती ही नहीं है। इधर इंद्र कुमार भी इतना मजबूर हो जाता है, वो सोचने लगता है कि अगर वो रितेश और अपनी पत्नी से इसके बारे में झगड़े तकरार करता है तो उसकी पत्नी और रितेश उसकी पिटाई कर सकते हैं। इसलिए डर के मारे इंद्र कुमार चाह कर भी अपनी पत्नी को अब कुछ बोल नहीं पाता है। देखते ही देखते लगभग और 6 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन ये सिलसिला कभी थमने का नाम ही नहीं लेता है। एक दिन इंद्र कुमार जब दुकान पर बैठा था, दुकान पर बैठे बैठे अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। इंद्र कुमार सोचता है कि वैसे भी मेरी ज़िंदगी नर्क तो हो ही गई है, तो क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी को हमेशा के लिए नर्क बना दूं। इंद्र कुमार उसी दिन ही गीता और रितेश को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। लेकिन इंद्र कुमार को मालूम था कि अगर दोनों से लड़ाई झगड़ा करता है तो दोनों उसके ऊपर भारी पड़ जाएंगे।
इसीलिए गीता और रितेश को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और इसी षड्यंत्र के तहत 25 जनवरी 2017 को इंद्र कुमार मार्केट में जाता है और नशे की लगभग 25 गोलियां खरीद कर लेकर आता है। शाम के करीब 7 बजे के आसपास गीता अपने किचन में चाय बना रही थी। रितेश उसी के कमरे के बेड पे बैठ करके टीवी देख रहा था। इंद्र कुमार गीता के पास हंसते मुस्कुराते जाता है और कहता है कि लाओ आज का चाय मैं बना देता हूँ, तुम जाओ और कमरे में आराम करो। गीता भी चाय बनाना छोड़ देती है और अपने कमरे में चली आती है। इधर इंद्र कुमार चाय तो बनाता है लेकिन अपने षड्यंत्र के तहत ही दोनों की चाय में नशे की गोलियां मिला देता है और फिर चाय के ट्रे में 3 कप चाय लेकर के कमरे में जाता है। उसमें से 1 कप अपनी पत्नी को दे देता है और दूसरा कप रितेश को दे देता है और तीसरा कप खुद ही ले लेता है और फिर तीनों बैठ करके वहाँ पे चाय पीते हैं। लेकिन चाय पीने के 1 घंटे के बाद भी ना तो गीता पे और ना ही रितेश पे उन नशे की गोलियों का कोई असर होता है। जब नशे की गोलियां कोई असर नहीं करता है, इंद्र कुमार परेशान हो उठता है। उसे लगता है कि जब तक ये लोग नशे में नहीं होंगे तब तक मैं अपने काम को अंजाम नहीं दे सकता हूँ। इसीलिए इंद्र कुमार तुरंत ही फिर से एक षड्यंत्र बनाता है और रितेश से कहता है कि कल 26 जनवरी है, छुट्टी रहेगा, शराब का ठेका भी बंद रहेगा, क्यों ना हम दोनों शराब के ठेके पे चलते हैं और शराब खरीद कर लाते हैं और फिर अपने घर में ही बैठकर शराब पीते हैं। जैसे ही इंद्र कुमार इस तरह की बातें रितेश से कहता है, रितेश भी इंद्र कुमार की बात मान लेता है और फिर इंद्र कुमार और रितेश शराब के ठेके पे जाते हैं और 1 बोतल शराब खरीद करके इंद्र कुमार के घर पे आते हैं। इंद्र कुमार के घर पे पहुंचने के बाद इंद्र कुमार और रितेश दोनों एक ही साथ बैठ करके शराब पीने लगते हैं। लेकिन इंद्र कुमार अपने षड्यंत्र के तहत ज़्यादा मात्रा में रितेश को शराब पिलाता है। लेकिन जैसे ही रात्रि का 11 बज जाता है, इधर गीता भी दोनों को आकर कई बार आवाज़ देती है कि रात काफ़ी हो चुकी है, खाना खा करके सो जाओ। इस पे इंद्र कुमार कहता है कि तुम खाना खा करके सो जाओ, कल तो वैसे भी छुट्टी है, हमें बेहतर से शराब पी लेने दो, जब हम पी लेंगे हम खुद ही खाना खा करके सो जाएंगे। इधर गीता जैसे ही सोने के लिए जाती है तब गीता पे नशे की गोलियां असर कर जाता है और गीता तुरंत ही काफ़ी गहरी नींद में सो जाती है। इधर रितेश भी जब शराब पीना शुरू करता है, शराब के नशे में काफ़ी चूर हो जाता है और फिर वहीं पे बैठकर लुढ़क जाता है। रितेश जब काफ़ी नशे में चूर हो जाता है, इंद्र कुमार रितेश को उठाकर अपने कमरे में ले जाता है और कमरे में ले जा करके उसकी गला दबा करके हत्या कर देता है। रितेश जैसे ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, इंद्र कुमार अपनी पत्नी के कमरे में जाता है। उस वक्त गीता काफ़ी गहरी नींद में सोई हुई थी। इंद्र कुमार अपनी पत्नी की गला दबाने लगता है, लेकिन तभी उसकी पत्नी की आंख खुल जाती है और गीता अपने आप को बचाने के लिए हाथ पर पटकने लगती है। तभी इंद्र कुमार काफ़ी फुर्ती दिखाते हुए अपनी पत्नी की दुपट्टे को लेकर उसके गले में लपेटकर तब तक जोर से खींचता है जब तक उसकी सांसें नहीं रुक जाती है। गीता और रितेश जब इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, इंद्र कुमार दोनों की डेड बॉडी के साथ बैठकर पूरी रात गुजारता है और अगले दिन 26 जनवरी 2017 को सुबह के 7 बजे के आसपास थाने में जाता है और पुलिस वालों को सूचना देता है। वाकई में इंद्र कुमार जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस उसी के तहरीर पे इंद्र कुमार को जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।